आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। देखिए, वैसे तो उपसय, संयोजी, यौगिक संबंधी टोटल आपके 5 सिद्धांत हैं। उनमें से मुख्य रूप से आपके सिलेबस में आपको वर्नर का सिद्धांत, संयोजी बंध सिद्धांत और क्रिस्टल छेद सिद्धांत मुख्य रूप से ये पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उपसय, संयोजी, यौगिक संबंधी वर्नर का सिद्धांत। मुख्य रूप से वैसे कितने सिद्धांत आपको बताया हमने? 5 सिद्धांत होते हैं। एक तो होता है आपका वर्नर का सिद्धांत, एक होता है संयोजी बंध सिद्धांत, एक क्रिस्टल छेद सिद्धांत, एक होता है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत और एक होता है आणविक कक्षक सिद्धांत। लेकिन आपको इंटरमीडिएट लेवल में केवल और केवल 3 सिद्धांत पढ़ने हैं। एक तो वर्नर का सिद्धांत और एक संयोजी बंध सिद्धांत और एक कौन सा? क्रिस्टल छेद सिद्धांत। बस 3 सिद्धांतों पर चर्चा करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वर्नर का सिद्धांत। बच्चों, आज तो हम लोग चारों ओर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं, लेकिन थोड़े समय पहले की अगर हम बात करें, 1800 के आसपास की बात करें, उस समय कोऑर्डिनेट कंपाउंडों के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। इनके विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तब एक वैज्ञानिक जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर, उन्होंने एक ऐसे कंपाउंड की खोज की जिसने क्या किया, जिसने अपने इस रसायन के क्षेत्र में एक क्रांति मचा दी। ऐसे कंपाउंडों को हम लोग क्या कहते हैं? उपसय संयोजी कंपाउंड, या और क्या कहते हैं इसको हम? संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो इनके जन्मदाता कौन है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड के जन्मदाता किसको कहा गया? अल्फ्रेड वर्नर को कहा गया। इनके पहले इस टाइप के कंपाउंडों के विषय में कोई कुछ नहीं जानता था। इन्होंने पहली बार एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और उस छोटे से एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ऐसे कंपाउंड की खोज कर डाली जिसने कि रसायन विज्ञान में एकदम क्रांति ला दी। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटा सा कंपाउंड कोबाल्ट क्लोराइड लिया, कोबाल्ट क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन इन्होंने अमोनिया से कराई। जब इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से कराई तो इन्होंने देखा कि अमोनिया से रिएक्ट करके कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से कराने पर इन्होंने अलग टाइप के कंपाउंड देखे। बेटा बिल्कुल अलग टाइप के कंपाउंड देखे। इन्होंने देखा कि ये इससे अपक्रिया करके क्या बनाता है? ये बनाता है COCl3 इंटू 6NH3। ये बनाता है COCl3 इंटू 5NH3। एक बनाता है COCl3 इंटू 4NH3। ये बनाता है COCl3 इंटू 3NH3। तो इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड की अपक्रिया अमोनिया से की, कोबाल्ट क्लोराइड की अपक्रिया अमोनिया से की, और इन्हें इतने प्रकार के ऐसे कंपाउंड देखने को मिले जो इन्होंने इसके पहले कंपाउंड, ऐसे इस टाइप के कंपाउंड इन्होंने नहीं देखे थे। तो जब भी कोई नई चीज़ मिलती है तो उसके विषय में एक उत्सुकता बढ़ जाती है कि आइए इसके विषय में जाने तो कि ये है क्या चीज़। तो वैसी ही कुछ उत्सुकता वर्नर के दिमाग में भी आई। जब उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड की अपक्रिया अमोनिया से कराई तो उन्होंने ऐसे कंपाउंड देखे जो जिस टाइप के कंपाउंड इन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। तो जब नई चीज़ कोई मिलती है तो उसके विषय में जानने की उत्सुकता होती, तो इन्होंने इसके विषय में फिर अध्ययन किया। तो अध्ययन करके इन्होंने पाया, क्या पाया कि इसमें इन्होंने पाया कि ये कंपाउंड आयनाइज होकर 4 आयंस देता है, जबकि ये वाला कंपाउंड 3 आयंस देता है और ये कंपाउंड 2 आयंस देता है।
और ये वाला कंपाउंड कोई भी आयन नहीं देता है, नो आयन। तो इन्होंने जब कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन अमोनियस कराई तो उन्होंने 4 अलग टाइप के कंपाउंड देखे और उसके विषय में अध्ययन किया। तो अध्ययन करने पर इन्होंने पाया कि ये वाला जो कंपाउंड होता है ये कितने आयन देता है, 4 आयन देता है, ये कितने आयन देता है, 3 आयन देता है, और ये 2 आयन देता है, और ये कोई भी आयन नहीं देता है। लेकिन इसके विषय में दुनिया वालों को कैसे बताया जाए, तो इसके विषय में उन्होंने कहा कि ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम हमारी थ्योरी पढ़ोगे। तो आइए चलिए वर्नर की थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वर्नर की थ्योरी जब हम पढ़ लेंगे तो ये चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। देखिए आज तो बताना बेहद आसान है कि ये 4 आयन कैसे देता है, ये 3 आयन कैसे देता है, ये 2 आयन कैसे देता है, ये कोई आयन क्यों नहीं देता। आज बताना हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं। लेकिन जिस समय वर्नर ने ये बताया उस समय तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ही नहीं पता थी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ना पता होने की वजह से, अणुसंघ गुणधर्म ना पता होने की वजह से इन्होंने किस प्रकार से ये निकाला कि इसमें 4 आयन, इसमें 3। आज तो हमसे कहा जाए तो हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं। वास्तव में अपेक्षिक अनुमान, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक उन्नयन, परासरण दाब, किसी भी एक फैकल्टी का यूज करके हम बता सकते हैं कि इसमें 4 आयन कैसे, इसमें 3 आयन कैसे, इसमें 2 आयन किसमें, इसमें कोई आयन क्यों नहीं है। आज तो हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अणुसंघ गुणधर्म पता है। तो अणुसंघ गुणधर्म के थ्रू हम बता सकते हैं कि इसमें कितने आयन। लेकिन सोचो, लेकिन जब वर्नर ने ये बात बताई कि इसमें 4 आयन, इसमें 3 आयन, इसमें 2 आयन, तब तो अणुसंघ गुणधर्म ज्ञात ही नहीं थे। तो इन्होंने कैसे बताया होगा? तो उसको इन्होंने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया। इन्होंने कहा कि पहले हमारी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब थ्योरी पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्नर थ्योरी जानने के लिए। तो बच्चों वर्नर का सिद्धांत में देखो पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया है। वर्नर के सिद्धांत में पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, पहले सिद्धांत में यानी पहले पॉइंट में इन्होंने ये बताया है कि जो उपसय संयोजी यौगिक होते हैं, उपसय संयोजी यौगिकों का निर्माण केवल और केवल, या इस प्रकार के कंपाउंडों का निर्माण केवल और केवल कौन सी धातु में कर सकते हैं? संक्रमण धातु में कर सकते हैं। तो लिखेंगे संकुल का निर्माण डी ब्लॉक की धातुएं ही करती हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जो डी ब्लॉक की धातुएं हैं यही क्यों करती हैं? क्योंकि जो डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं, डी ब्लॉक की धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता। अगला पॉइंट उन्होंने बताया, क्या बताया कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है।
अगला पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता अदैशिक होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता दैशिक होती है। प्राथमिक संयोजकता अदैशिक, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता में डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगला पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा संतुष्ट होती है। अगला पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता को बिंदु रेखा का मतलब है डॉटेड लाइन। जब बिंदु रेखा से, जबकि द्वितीयक संयोजकता को गहरी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया बच्चों वर्नर की थ्योरी। और छोटा करना पड़ेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों, वर्नर की थ्योरी के ये सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, सभी पॉइंट नोट कर लीजिए। आइए सारे पॉइंट अप्लाई करते हैं। पहला कंपाउंड कौन सा था? आइए चलिए पहले कंपाउंड को देखते हैं। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों हम लोग पहले कंपाउंड पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए पहले पॉइंट पर पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या था? COCl3 × 6NH3।
देखिए वर्णन ने बताया कि जो डी ब्लॉक की मेटल होती है ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर डी ब्लॉक की मेटल कौन सी, कोबाल्ट है। कोबाल्ट भी दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करेगी। कोबाल्ट कितने प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करेगी, दो प्रकार की, एक तो होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। प्राथमिक कोबाल्ट की संयोजकता होती है 3 और द्वितीयक संयोजकता वर्णन ने बताया कि इसकी 6 होती है। अच्छा ये 6 कहाँ से खोज के लाए, इसका इन्होंने वर्णन अपनी थ्योरी में नहीं किया है। जरा ध्यान से देखो, कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता 3 होती है, सभी को पता था, लेकिन कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता 6 होती है। ये चीज कहाँ से खोज कर लाए, इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं किया है। बच्चों आज तो हम बता सकते हैं कि ये 6 कहाँ से लाए, क्योंकि आज तो हमें EAN पता है। EAN के थ्रू हम बता सकते हैं ये कि कोबाल्ट को कितने अपना प्रभावी परमाणु क्रमांक प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी उसी हिसाब से हम लोग इसकी द्वितीयक संयोजकता ज्ञात कर लेंगे। लेकिन सोचो जब इन्होंने बताया है तब तो EAN नहीं पता था, तब इन्होंने कहाँ से बताया होगा पता नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी में इस चीज का वर्णन नहीं किया। तो इन्होंने बताया कि इसकी प्राथमिक संयोजकता 3 होती है, द्वितीयक संयोजकता 6 होती है। तो 6 वाली संयोजकता की स्ट्रक्चर बच्चों ऐसी होगी। अब आपको पता है कि NH3 के पास में लॉन पेयर होते हैं, प्रत्येक NH3 के पास में। तो एक NH3 यहाँ आएगा, अपने लॉन पेयर देकर इससे अटैच हो जाएगा। एक NH3 यहाँ आएगा, अपने लॉन पेयर देकर इससे अटैच हो जाएगा। एक NH3 यहाँ आएगा, अपने लॉन पेयर देकर इससे अटैच हो जाएगा। एक NH3 यहाँ पर आएगा, अपने लॉन पेयर देकर इससे अटैच हो जाएगा। एक NH3 यहाँ आएगा, अपने लॉन पेयर देकर इससे अटैच हो जाएगा। एक NH3 यहाँ आएगा, अपने लॉन पेयर देकर इससे अटैच हो जाएगा। तो बच्चों आप देख लीजिए 6 NH3 थे और इसकी कोऑर्डिनेट जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो भी 6 थी। तो सब NH3 ने इसकी 6 वैलेंसी पूरी कर दी। अब बचा क्या, अब बचे 3 Cl। तो द्वितीयक संयोजकता को गहरी लाइन से प्रदर्शित करते हैं, तो गहरी लाइन से हमने प्रदर्शित कर दिया। और डायरेक्शनल होती है, तो डायरेक्शन इसकी ये होती है, इसी डायरेक्शन में जब NH3 आएंगे तभी कोबाल्ट इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। अब इसके बाद में बात करेंगे 3 Cl, इनको कहीं भी जोड़ा जा सकता है। चलिए एक Cl हम यहाँ जोड़े दे रहे हैं इस जगह पे, ये Cl, एक Cl बच्चों यहाँ पर जोड़े दे रहे हैं इस जगह पर, 2 हो गए, और एक Cl यहाँ पर जोड़े दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बन गए। अब इसके बाद में इन्होंने बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनाइजेबल होती है और जो द्वितीयक होती है वो नॉन आयनाइजेबल। तो आयनाइजेबल का मतलब पानी में डालेंगे तो जो प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा है वो अलग हो जाएगा और जो द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा है वो अलग नहीं होगा। तो इन्होंने बताया, वर्णा ने क्या बताया, जो मेटल का साथ नहीं छोड़ता है उसको मेटल के साथ लिखो। तो मेटल का साथ कौन नहीं छोड़ेगा, जो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है वो मेटल का साथ नहीं छोड़ेगा। तो जो मेटल का साथ नहीं छोड़ता है उसको मेटल के साथ लिखो, जो मेटल का साथ छोड़कर चला जाता है उसको मेटल से अलग लिखो। तब इन्होंने हम लोगों को तमीज दी कि कैसे लिखना चाहिए। तो मेटल का साथ कौन नहीं छोड़ेगा, ये 6 NH3 नहीं छोड़ेंगे, तो इसको इसके साथ लिख दो। तो ये आप इसके साथ लिख दो। और मेटल का साथ छोड़कर भाग कौन जाएगा, तो जो प्राइमरी वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 Cl कंप्लीट कर रहे हैं, ये साथ छोड़कर भाग जाएंगे। अब बच्चों जैसे इसको पानी में डाला जाता है तो पानी में डालने पर क्या होगा, CONH3 का होल 6 है, NH3 का होल 6, और इस पर चार्ज लगा दो प्लस का 3, चूंकि 3 Cl माइनस अलग हो जाएंगे। तो बच्चों 3 आयन ये और एक पूरा आयन ये, तो टोटल कितने आयन हो गए, 4 आयन। इस प्रकार से इन्होंने बताया था कि ये कितने आयन्स देता है, 4 आयन्स देता है। अब बच्चों इसी हिसाब से हम बात कर लेते हैं किसके, दूसरे वाले कंपाउंड की। अब दूसरा कंपाउंड हमें क्या लेना है, दूसरा कंपाउंड लेना है COCl3 इंटू 5NH3। तो फिर से वही कोबाल्ट बनाएंगे। कोबाल्ट 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है, ये देखिए 2 प्रकार की वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी देखो 5 NH3 हैं, तो एक NH3 इधर लगाया हमने, एक NH3 इधर लगाया हमने, एक NH3 इधर लगाया हमने, एक NH3 इधर लगाया, एक NH3 इधर लगाया। अभी एक जगह खाली रह गई, तो जो जगह खाली रह गई वो कैसे पूरी होगी, तो Cl के पास में लॉन पेयर भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो Cl यहाँ से सेकेंडरी वैलेंसी भी कंप्लीट करेगा और नेगेटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी कंप्लीट करेगा। ये वाला Cl एज सच रहेगा, ये वाला एज सच रहेगा।
तो इस बार बच्चों इसका साथ कौन नहीं छोड़ेगा, ये तो पांचों NH3 कतई साथ नहीं छोड़ेंगे, ये तो रहेंगे। इसके साथ में एक Cl भी इसका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि Cl भी क्या कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए Cl भी इसका साथ नहीं छोड़ेगा। और साथ छोड़कर भाग कौन जाएंगे, ये वाले दोनों Cl भाग जाएंगे। तो ये भाग जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, COCl NH3 का होल ट्वाइस लगाएं, 5 होगा, कितना होगा 5, और यहाँ हो जाएगा +2Cl माइनस, तो एक 2 आयन ये और एक आयन ये, तो टोटल आयन कितने हो गए, 3 आयन्स हो गए। तो बच्चों ये भी हमने बताया था कि इस वाले में कितने आयन मिलेंगे, 3 आयन्स मिलेंगे। इसी हिसाब से आप उसमें भी देख सकते हो, किसमें, इसी हिसाब से आप इसमें भी देख सकते हो, COCl3 × 4NH3 में। इसमें बच्चों क्या करेंगे, आप कोबाल्ट ये बना लीजिए, कोबाल्ट बनाने के बाद में इसकी 6 वैलेंसी, तो 4 NH3 हैं, कितने NH3 हैं, 4। तो चलिए 4 NH3 की बात कर लेते हैं, एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, एक NH3 इधर और एक NH3 इधर। अब Cl एक तो यहाँ पर ये कर ही रहा था, एक इधर वाला भी Cl इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, सेकेंडरी के साथ साथ ये प्राइमरी वैलेंसी भी कंप्लीट करेगा। एक Cl ये केवल प्राइमरी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। तो बच्चों इस बार कोबाल्ट का साथ कौन नहीं छोड़ेगा, इस बार कोबाल्ट का साथ नहीं छोड़ेगा ये चारों NH3, तो CONH3 चारों NH3 और ये दोनों Cl कोबाल्ट के साथ में रहेंगे, तो COCl2 × NH3 का होल 4, और एक Cl जो है वो कोबाल्ट का साथ छोड़ देगा जब आयनाइजेशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ से बनेगा COCl2 NH3 का होल 4, इस पर प्लस आ जाएगा और Cl पर माइनस आ जाएगा। तो टोटल आयन, एक आयन ये, एक आयन ये, कितने आयन मिले आपको, 2 आयन्स मिले। अब लास्ट वाला तो आप समझ ही गए होंगे, तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा बच्चों, बताने की बात नहीं है, देख लीजिए, चलो उसको भी देख लेते हैं। COCl3 × 3NH3, इसमें देख लीजिए ये आपने कोबाल्ट बनाया, इसकी 6 संयोजकताएं सेकेंडरी वाली बना लीजिए। अब यहाँ पर तो आपका Cl आ जाएगा, एक Cl यहाँ हो जाएगा, एक Cl यहाँ हो जाएगा। NH3 आपके 3 बच्चे, तो एक NH3 यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस बार बच्चों कोबाल्ट का साथ कौन नहीं छोड़ेगा, तीनों Cl नहीं छोड़ेंगे और तीनों NH3 नहीं छोड़ेंगे। अब इस चूंकि सभी सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, देखो तीनों Cl इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, तो अब इसको पानी में डालने पर कोई भी आयन नहीं मिलेगा, इसीलिए बोला था नो आयन्स। तो बच्चों ये मैंने बना दिए हैं, आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों वर्नर थ्योरी आपकी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है, वर्नर थ्योरी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वर्नर थ्योरी के बाद में अब हम लोग बात करेंगे संयोजकता सिद्धांत के दूसरे सिद्धांत पर बात करेंगे। आज हम लोगों को संयोजकता का सिद्धांत पढ़ना है। बच्चों हम लोग बात कर रहे थे बंध सिद्धांत की, तो बंध सिद्धांत में मैंने आपको 5 सिद्धांत बताए थे, जिनमें से इंटरमीडिएट लेवल में हमें 3 सिद्धांत पढ़ने हैं। उनमें से हम लोगों ने वर्नर सिद्धांत कंप्लीट कर चुके हैं। वर्नर सिद्धांत के बाद में हमारा दूसरा सिद्धांत ओपन होता है संयोजी बंध सिद्धांत। तो बच्चों संयोजी बंध सिद्धांत क्या होता है देखते हैं, चलिए देखते हैं संयोजी बंध सिद्धांत। देखिए बच्चों संयोजी बंध सिद्धांत, संयोजी बंध सिद्धांत। बच्चों जो वर्नर ने सिद्धांत बताया था कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए, तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें कुछ खामियां रह गई थी, जैसे कि वह कोऑर्डिनेट कंपाउंड के चुंबकीय गुणों की बात नहीं कर पा रहे थे। उस सिद्धांत के थ्रू हम लोग उपसय संयोजी यौगिकों के चुंबकीय
सिद्धांत पर, चुंबकीय गुण पर बात नहीं कर पा रहे थे, उनके रंग पर बात नहीं कर पा रहे थे, उनकी ज्योमेट्री पर बात नहीं कर पा रहे थे। अब जो संयोजी बंध सिद्धांत है, इसमें हम लोग जो खामियां हमारी वर्नर थ्योरी में रही हैं उनकी सबकी पूर्ति करेंगे। तो बच्चों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लिनियस पॉलिंग ने किया था। लिनियस पॉलिंग ने किया था। बच्चों, लिनियस पॉलिंग ने सन 1930 में अपना ये सिद्धांत दिया था। किस सन में दिया था? 1930 में दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो मेटल होती है, उपसय संयोजी यौगिकों के निर्माण में मेटल की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने कहा कि उपसय संयोजी यौगिकों के निर्माण में जो हमारी मेटल होती है, क्या होती है? मेटल। उस मेटल के पास में क्या होता है? खाली रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। इन्होंने बताया कि जो हमारी मेटल होती है, मेटल, उसमें खाली रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। खाली रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, ध्यान समझो। जो मेटल होती है उसके पास में खाली ऑर्बिटल होते हैं, यानी रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। जबकि जो लिगेंड होते हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं। जरा ध्यान समझो, मेटल के पास में खाली ऑर्बिटल होता है और लिगेंडों के पास में इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं। और जब ये ओवरलैप करते हैं, जब इनमें ओवरलैपिंग होती है, तब जाकर उपसय संयोजी यौगिक का निर्माण होता है। तो उपसय संयोजी यौगिक के निर्माण कैसे होता है? लिनियस पॉलिंग का कहना है कि मेटल के पास में खाली कक्षक होते हैं। कैसे होते हैं? खाली कक्षक होते हैं। और लिगेंडों के पास में क्या होते हैं? लिगेंडों के पास में इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए कक्षक होते हैं। और जब इनमें अतिव्यापन होता है तो इनके अतिव्यापन से कोऑर्डिनेट कंपाउंड का निर्माण होता है। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि लिनियस पॉलिंग के संयोजकता बंध सिद्धांत में या संयोजी बंध सिद्धांत में क्या बताया गया। इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि मेटल के पास में खाली ऑर्बिटल होते हैं और लिगेंडों के पास में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं। और इनमें क्या होता है? परस्पर ओवरलैपिंग होती है, यानी अतिव्यापन होता है। और इनके अतिव्यापन से क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया था। अब इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। इस संयोजी बंध सिद्धांत के विषय में आपको एक एक पॉइंट लिखने हैं। तो जैसा हम लिखते जा रहे हैं वैसा ही आपको भी लिखना है। बच्चों ध्यान देना, इसको हम इरेज करे दे रहे हैं। इसके बाद में संयोजी बंध सिद्धांत के हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये बताता है संयोजी बंध सिद्धांत कि केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर, केंद्रीय धातु परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु को धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त संकरित कक्षके उपलब्ध करानी होती है। पहला पॉइंट आपको समझ में आया। केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त संकरित कक्षके उपलब्ध करानी। जैसे मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये बनाना चाहते हैं,
तो इसमें मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 4। तो इसमें मेटल को कितनी खाली कक्षकें बनानी होंगी, उपलब्ध करानी होंगी 4। जैसे मान लीजिए हमने ये कंपाउंड बनाया, तो इस कंपाउंड में मेटल को कितनी खाली कक्षकें उपलब्ध करानी होंगी 6। तो कुल मिला के अपनी समन्वय संख्या के बराबर उसको खाली कक्षकें उपलब्ध करानी होती। इसके बाद में नंबर 2, संकरण में संकरण में N-1D, NS, NP, ND कक्षकें भाग ले सकती हैं। संकरण में N-1D, NS, NP, ND कक्षकें भाग ले सकती हैं, ये भाग ले सकती हैं। तथा इनके विभिन्न संकरणों के कारण इनकी ज्यामितियाँ कैसी कैसी हो सकती हैं बच्चों? चतुष्फलकी, वर्गाकार समतली, वर्गाकार समतली तथा अष्टफलकी होती है। तो संकरण में N-1D, NS, NP, ND कक्षकें भाग ले सकती हैं तथा इनके विभिन्न संकरणों के कारण इनकी ज्यामितियाँ चतुष्फलकी, वर्गाकार समतली और अष्टफलकी होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट, संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। संकरण में बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, केवल कक्षकें भाग लेती हैं, केवल कक्षकें ही भाग लेते हैं, केवल कक्षकें ही भाग लेती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं भाग लेते हैं, केवल कक्षकें भाग लेती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, प्रबल लिगेंडों जैसे CO, CN, OX की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन
हुंड के नियम के विपरीत होता। बच्चों ध्यान देना जरा इन पॉइंटों पर, एक बार आप जरा अपने दिव्य दृष्टि डालिए। बच्चों क्या लिखा है? प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बच्चों? प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है वो कैसा होता है? वो हुंड के नियम के कैसे होता है? विपरीत होता है। कैसा होता है? हुंड के नियम के विपरीत होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में आगे हम बात करेंगे। अगला देख लीजिए, अगला नंबर जटिल अणु ऑब्लिक आयन के निर्माण में यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी प्रकृति अनुचुंबकी और सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकी होती है। प्रतिचुंबकी होती है। हाँ तो बच्चों जटिल अणु के निर्माण में यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुचुंबकी, और सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकी। इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों? प्रतिचुंबकी, चुंबकी होती है। जटिल अणु अथवा आयन के निर्माण में अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे बच्चों यदि संकरण में N-1D, NS, NP कक्षकें भाग लेती हैं तो ऐसा यौगिक अंतः कक्षक जटिल यौगिक, तो ऐसा जरा ध्यान देना बच्चों, यदि संकरण में कौन कौन सी भाग लेते हैं? N-1D, NS,
और NP कक्षकें भाग लेती हैं, तो ऐसा यौगिक अंतः कक्षक जटिल यौगिक या न्यून चक्रण यौगिक कहलाता है, या न्यून चक्रण जटिल यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। तो ऐसा यौगिक क्या कहलाता है? अंतःकक्षक जटिल यौगिक या न्यून चक्रण यौगिक कहलाता है। और यदि संकरण में NS NP ND कक्षकें भाग लेती हैं, तो ऐसा यौगिक बाह्य कक्षक जटिल यौगिक या उच्च चक्रण जटिल यौगिक कहलाता है, जटिल यौगिक कहलाता है। हाँ तो बच्चों, ये आपका संयोजी बंध सिद्धांत है, जिसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, आप स्टार्टिंग से ले लीजिए, यहाँ से। ये पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट से 6वें पॉइंट तक, 5वें पॉइंट तक आप लोग स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, पहले पॉइंट से 5वें पॉइंट तक। अब बच्चों यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब ये नोट कर लीजिए 6वां पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों की। किसकी बात करेंगे? समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों की। तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों पर हम लोग संयोजी बंध सिद्धांत लगाकर हम लोग आगे सीखते हैं। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, एक हम आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं कि प्रश्न है NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, NiCO का होल 4 कैसा है? अनुचुंबकीय होता है। कैसा? प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, जबकि NiCl4 चार्ज लगा है -2, कैसा है? अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय होता है। क्यों? आइए चलिए ये प्रश्न समझते हैं। प्रश्न क्या है हमारा बच्चों? प्रश्न क्या है? प्रश्न था हमारा NiCO का होल 4 प्रतिचुंबकीय है, जबकि NiCl4 के ऊपर चार्ज लगा है -2, अनुचुंबकीय है। क्यों? इसको संयोजी बंध सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट करना है। किसके द्वारा? संयोजी बंध सिद्धांत के द्वारा इसको स्पष्ट करना है कि NiCO का होल 4 प्रतिचुंबकीय है, जबकि NiCl4 अनुचुंबकीय है। क्यों? आइए चलिए देखते हैं।
सर्वप्रथम हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, तत्पश्चात उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको मेटल लिखनी होती है। तो मेटल आपने लिखा निकेल। निकेल का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, आप सभी जानते होंगे 28 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसकी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 क्या होता है बच्चों, इसका होता है 3d8 4s2। क्या होता है 3d8 4s2। तो d में कुल मिला के कितने कक्षक बनते हैं, 5। 1 2 3 4 5। और s में एक कक्षक। ये हम बात कर रहे हैं निकेल की। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 2। ये आपने निकेल में भर दिए। अब बच्चों आपको इसके बाद में इस पूरे कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको इधर हम इस साइड पे निकाले दे रहे हैं। चलिए निकालते हैं। Ni प्लस 4CO इज इक्वल टू, इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। Ni की निकालनी है प्लस 4CO न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं 0। तो Ni की ऑक्सीडेशन नंबर आई 0। बच्चों यहाँ पर Ni की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, यहाँ पर Ni की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है 0। तो 0 आ रही है तो मतलब अब इससे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने हैं। लेकिन अगर बच्चों Ni की ऑक्सीडेशन सपोज दैट यहाँ पे 2 आ जाती, कितनी आ जाती, 2 इलेक्ट्रॉन 2 आ जाती, तो जितनी ऑक्सीडेशन नंबर आती है उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें निकालने होते हैं बैक साइड से। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाती तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें बैक साइड से निकालने होते। अगर 3 आ जाती तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से निकालने होते। तो इस प्रकार से निकालने होते। तो फिलहाल 0 आई है तो यहाँ पर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना। अब बच्चों ये तो बात हो गई Ni की। अब Ni से आपको CO जोड़ना है। और CO कैसा है, CO कैसा लिगेंड है बच्चों, देखिए इसमें हमने लिख दिया था CO कैसा लिगेंड है। यहाँ पे देखिए प्रबल लिगेंड COCnOx की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के विपरीत होगा। यानी यहाँ पर हुंड के नियम के अगेंस्ट यहाँ पर युग्मन होगा बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, आइए चलिए देखते हैं। NiCO का होल 4 में Ni क्या हो जाएगा बच्चों। अब चूंकि CO प्रबल लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस जगह से कहाँ आ जाएंगे बच्चों, ध्यान देना। यहाँ से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो बच्चों हो जाएगा क्या फाइनली, जरा ध्यान देना। बच्चों अब देखिए ये वाले आपके फुल हो जाएंगे। तो पहले से 3 फुल थे और ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये भी फुल हो जाएंगे। मेटल को क्या करना होता है, अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी होती है। तो इसकी समन्वय संख्या इस वाले में कितनी है, 4। तो इसको खाली संकरित कक्षकें कितनी उपलब्ध करानी है, 4। लेकिन है कितनी खाली कक्षकें, 1। तो क्या होगा, ये आगे वाले जो आपका 4s के बाद में क्या आता है 4p कक्षकें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। और होगा क्या, एक CO मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाएगा, एक CO मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाएगा, एक CO मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाएगा और एक CO मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों CO मॉलिक्यूल्स किस किस में गया है, किस किस में गया है बच्चों, CO मॉलिक्यूल्स आपका गया है एक S में, एक S में और 3 P में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया है, sp3। कौन संकरण आ गया बच्चों, बच्चों संकरण कौन सा आया, संकरण आया sp3। तो आप लिख दोगे संकरण
संकरण आ गया sp3, कौन सा आ गया sp3। अब sp3 संकरण आ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें एक में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि NiCO का होल 4 में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। प्रतिचुंबकीय होगी। इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। चूंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। आइए चलिए इसके आगे हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चर में क्या चतुष्फलकी स्ट्रक्चर बनेगी। चूंकि संकरण कौन सा है? sp3 संकरण है, तो स्ट्रक्चर चतुष्फलकी बनेगी। तो एक बना दो Ni, यहाँ पर लगा दो क्या? एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ और एक CO यहाँ। मुझे ध्यान देना थोड़ा। अब इनको सबको मिला दो। ओ ये बच्चों हो गई NiCO का होल 4 की स्ट्रक्चर। इसी क्रम में आपको इस वाले को भी सॉल्व करना है। आइए चलिए इस वाले को देख लेते हैं। NiCl4 चार्ज लगा है -2। इसमें सबसे पहले मेटल ले लेंगे निकिल। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8 4s2। इसमें भी आप बना लीजिए D में 5 ऑर्बिटल बना लीजिए और S में एक ऑर्बिटल बना लीजिए। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 2। ये किसका हो गया? Ni का हो गया। अब इसके बाद में करते क्या है, इस पूरे में निकिल की ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे। आइए चलिए निकाल लेते हैं। Ni + 4Cl = चार्ज इस पर कितना है? -2। Ni की पोजीशन पर Ni + 4Cl की ऑक्सीजन नंबर कितनी होती है? -1 = -2। Ni ये माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो -2 + 4 Ni = आ जाएगा 2। ऑक्सीजन नंबर कितने आ गए? 2। मैंने बताया था आपको कि जितनी ऑक्सीजन नंबर आती है उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको निकालने होते हैं बैक साइड से। तो इसके ऑक्सीजन नंबर 2 आई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको निकालने होंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे निकल से, तो निकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ni++ में। अब बच्चों देखिए इसका क्या हो जाएगा। पहले तो 5 ऑर्बिटल बना लीजिए। ये S का ऑर्बिटल, ये हो गया आपका 3d, ये हो गया 4s। अब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये वाले आपके बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों ये हो गया निकिल का। अब निकिल से जुड़ना किसको है? Cl को। और Cl कैसा लिगेंड होता है? वीक लिगेंड होता है। तो यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के अनुसार रहेगा। तो चलिए आगे लिखते हैं। NiCl4 चार्ज लगा दो -2 में Ni++। पहले D के ऑर्बिटल बना लीजिए 5। 1 2 3 4 5।
4s के 3d4s इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहेंगे। अब चूंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के विपरीत होता है। अब Cl तो वीक लिगेंड है इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के अकॉर्डिंग रहेगा। अब बच्चों इसमें निकिल को अपने से कितने Cl जोड़ने हैं? 4 Cl जोड़ने हैं। तो निकिल को कितने ब्लैंक ऑर्बिटल चाहिए? 4। अभी हैं कितने ब्लैंक ऑर्बिटल? 1। तो फिर क्या करेगा ये आगे 4p का भी यूज कर लेगा। किसका? 4p के ऑर्बिटलों का। और एक Cl यहाँ पर आएगा, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर। एक Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl। तो Cl किस में गया है? S के 1 और P के 3। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? संकरण कौन सा आया? संकरण आया वही जो उसमें आया था, संकरण sp3 आया। संकरण क्या आया? sp3। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, इसलिए प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकी। तो लिखेंगे चूंकि NiCl4-2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। अनुचुंबकीय होगी। प्रतिचुंबकीय लिख गया। इसकी प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय होगी। बच्चों इसके स्ट्रक्चर और देख लीजिए लास्ट में। बस सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या आया है? हाइब्रिडाइजेशन इसमें आया है sp3 आया है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसी बनती है? चतुष्फल की। तो बीच में बैठा लो Ni को, एक Cl यहाँ अटैच करो, एक Cl इधर अटैच करो, एक Cl इधर अटैच करो, एक Cl इधर। इन सभी को आप जोड़ दीजिए। ये स्ट्रक्चर बना है। हाँ तो बच्चों हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न के अकॉर्डिंग देख लीजिए। प्रश्न था NiCO का होल 4 प्रतिचुंबकीय होता है। तो प्रतिचुंबकीय क्यों होता है आपको मैंने इससे समझा दिया। जबकि NiCl4 के ऊपर चार्ज लगा है -2, अनुचुंबकीय होता है। तो अनुचुंबकीय क्यों होता है इसको भी बता दिया। तो VBT सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमको ये चीज़ समझनी थी। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।